नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गश केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम चैप्टर 5 के MCQ निकालेंगे। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है ए पे कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं जिसमें केवल एक ही सही है और इस सही उत्तर छांटिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने वंशागति का नियम दिया। ठीक है, तो वंशागति का नियम किसने दिया ये आपको बताना है, किसने दिया होगा। पहला आंसर सही है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। पुनेट वर्ग किस विकसित किया, किसने? मेंडल ने, वाटसन एंड सटन ने, रेजिनेल्ड ने या बोवेरी ने। किसने पुनेट वर्ग को विकसित किया? इसका सही आंसर है रेजिनेल्ड ने। वंशागति का तीसरा क्वेश्चन, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत बताना है इसमें। इसका सही आंसर है बोवेरी एंड सटन ने। ठीक है, सटन नाम है, किसने दिया था वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत? सटन ने दिया था। दो जीन की वंशागति के लिए मेंडल ने पौधा चुना था। 2 जीन की वंशागति के लिए कौन सा पौधा चुना था? सेब, आम, उद्यान मटर, आलू। उद्यान मटर चुना था। 5वां देखिए, मेंडल के लक्षणों की वंशागति पर अपना कार्य कब प्रकाशित किया? तो मेंडल ने जब अपना कार्य किया था वंशागति पर तो उसको प्रकाशित कब किया था? तो इसका सही आंसर है 5 का सी अर्थात 1865 में। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन जो है इसमें देखते हैं। छठे क्वेश्चन में मादा विषम युग्मनता क्या है? तो मादा विषम युग्मनता किसे कहते हैं? मादा द्वारा दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण होना, नर द्वारा 4 प्रकार के भिन्न युग्मकों का निर्माण होना। तो नर का तो मतलब ही नहीं है, मादा विषम युग्मनता पूछी है। इसमें ए और बी दोनों हो सकते हैं, इसमें से कोई नहीं हो सकता। तो कौन सा सही होगा इसमें से? इसमें से सही होगा पहला कि मादा द्वारा 2 भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण होना, ये मादा विषम युग्मता कहलाती है। जैसे कि हमने कलर ब्लाइंडनेस में देखा था या हीमोफिलिया में देखा था कि ये हीमोफिलिया से ग्रसित गुणसूत्र है, इसमें हीमोफिलिया ये नॉर्मल है मादा का। तो अगर जब ये अलग अलग हैं, ये नॉर्मल है और ये जो हीमोफिलिया से ग्रसित है तो ये क्या कहलाएगी? हीमोफिलिक मदर कहलाएगी। तो इसको हम कहते हैं विषम युग्मता। ठीक है, इसके बाद आता है 7वां, कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का पृथक्करण असफल होने पर गुणसूत्रों की हानि या लाभ कहलाती है। क्या कहलाती है? तो कोशिका विभाजन के समय अर्ध गुणसूत्रों का पृथक्करण असफल हो जाता है, मतलब जिसमें एक जाने चाहिए थे, ये एक है तो ये अलग जाना चाहिए था, ये अलग जाना चाहिए था, जबकि ये अलग गया ही नहीं, ये इसी के साथ चला गया। तो पृथक्करण होना गलत हो गया, नहीं जा पाया उसमें। तो ये क्या कहलाती है? हमें इसके बारे में पूछा है। मादा विषम युग्मता कहलाती है, नर विषम युग्मता कहलाती है, असुगुणिता कहलाती है, इनमें से कोई नहीं कहलाती है। तो इसमें से बताइए आप क्या कहलाती है? तो 7 का सही आंसर होगा सी, असुगुणिता। असुगुणिता हमने जो सिम्टम्स पढ़े थे वो सब असुगुणिता में ही हमने पढ़े हैं। 8वां जो है, किसी परिवार की अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है। अनेक पीढ़ियों के लक्षणों का विश्लेषण कहलाता है। मेंडल विश्लेषण, वंशागति विश्लेषण, पुनेट विश्लेषण क्या कहलाता है? अनेक पीढ़ियां हैं ना, तो पूरी वंश की बात हो रही है, तो पूरी वंश की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा सही होगा? मेंडल विश्लेषण तो गलत होगा, पुनेट विश्लेषण भी गलत होगा। और तो इसमें सही आंसर क्या होगा? 8 का ए आंसर सही होगा, वंशावली विश्लेषण कहलाता है। इसके बाद आता है हीमोफिलिया। मेंडेलियम व्याधि कहलाती हैं, गुणसूत्री व्याधि कहलाते हैं। ए और बी में से कोई एक या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से क्या कहलाता है? हीमोफिलिया। तो हीमोफिलिया 9 का जो आंसर है वो ए है, मेंडेलियन व्याधि है। इसे मेंडेलियन व्याधि कहते हैं हीमोफिलिया को। अगला क्वेश्चन जो आता है वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन है
बार बार हाथ उंगली लग जाती है इसमें और इधर से उधर पहुंच जाता है। ये सिंड्रोम के बारे में है, डाउन सिंड्रोम है एक, क्या है, मेंडेलियन व्याधि, गुणसूत्री व्याधि, क्या है ये? तो 10th का जो सही आंसर है बी है, गुणसूत्री व्याधि है सिंड्रोम। मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए क्यों हुए? उसने मटर के पौधे को चुना, स्वतंत्र लक्षणों का अध्ययन किया, अत्यधिक लक्षणों को चुना, मटर का द्वारा द्विलिंगी होना। इनमें से कौन सा एक कारण है जिसके कारण मटर और मेंडल जो है वो सफल हो गए? तो इसका सही कारण है स्वतंत्र लक्षणों का अध्ययन या स्वतंत्र लक्षणों का अध्ययन किया। ये स्वतंत्र लक्षण थे, शुद्ध लक्षण थे, उनका अध्ययन किया था, इसलिए ये सफल हो पाए। एक स्त्री का विवाह हुआ है, दूसरा विवाह हुआ है, ठीक है, स्त्री का दूसरा विवाह, इसके पहले पति का रक्त समूह ABO समूह का ए प्रकार था तथा उससे उत्पन्न शिशु का रक्त समूह O था। उसके दूसरे पति का रक्त समूह B है और उसके शिशु का AB है। स्त्री का ABO जीनोटाइप तथा रक्त समूह क्या होगा? जीनोटाइप और रक्त समूह इसमें पूछा है, तो क्या होगा? ये इसमें है विशेष बात पूछी गई है। तो इसमें 12 का जो आंसर सही होगा वो होगा बी आंसर सही होगा। इसका क्या आंसर दिया है बी में? IAIB और रक्त समूह क्या होगा? AB। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि दूसरे पति का रक्त समूह B है और शिशु का जो है AB है, शिशु का AB है, ठीक है। तो AB अगर शिशु का तभी हो सकता है जब एक में A हो एक में B हो, एक से A आए और एक से B आए, ठीक है। तो स्त्री का ABO जीनोटाइप तथा रक्त समूह क्या होगा? क्या होगा इसका? IBA IAIB और रक्त समूह होगा AB, ठीक है। अगला देखते हैं, मानव नर की आनुवंशिक पहचान की जाती है। तो मानव नर की जो आनुवंशिक पहचान किसके द्वारा की जाती है बताइए? केंद्रक द्वारा, ऑटोसोम द्वारा, कोशिकाओं द्वारा या लिंग गुणसूत्र द्वारा? किसके द्वारा की जाती है? लिंग गुणसूत्रों द्वारा। लिंग की आनुवंशिक पहचान किसकी हो? आनुवंशिक पहचान किसके द्वारा होती है? लिंग गुणसूत्रों द्वारा ही होती है। तो 13 का डी होगा। RH पॉजिटिव व्यक्ति का जीन प्रारूप हो सकता है। तो RH प्लस जो व्यक्ति RH प्लस है, देख लीजिए व्यक्ति का जीन प्रारूप क्या हो सकता है? स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, TT और B और C दोनों। तो इसमें देखिए 14 का क्या आंसर सही आएगा? 14 का जो आंसर सही आएगा वो B और C दोनों आंसर सही आएंगे। B भी सही होगा, C भी सही होगा, दोनों B और C सही होंगे, D आंसर सही आएगा इसका। हंसियाकार रुधिर में अमीनो अम्ल संघटक होता है। अल्फा श्रृंखला में वैलिन द्वारा ग्लूटामिक एसिड, अल्फा श्रृंखला में ग्लूटामिक एसिड द्वारा वैलिन, ग्लूटामिक एसिड द्वारा वैलिन को हटाया जाता है या वैलिन द्वारा ग्लूटामिक एसिड को हटाया जाता है। बीटा श्रृंखला में वैलिन द्वारा ग्लूटामिक को हटाया जाता है या बीटा श्रृंखला में ग्लूटामिक द्वारा वैलिन का संघटक होता है। बताइए अब इसका सही आंसर क्या होगा? 15 का जो सही आंसर होगा बस सी होगा आंसर सही, एकदम सही है सी आंसर। बीटा श्रृंखला में वैलिन द्वारा ग्लूटामिक एसिड को हटाया जाता है, संघटक होता है। गुणसूत्र उत्परिवर्तन का कारण है असुगुणिता, बहुगुणिता, भौतिक प्रभाव, ये सब। तो ये सब 16वें का आंसर सही होगा, डी आंसर होगा, सब हैं। गुणसूत्र उत्परिवर्तन में असुगुणता द्वारा परिवर्तन होता है, बहुगुणता वाले और भौतिक परिवर्तन द्वारा भी होता है। 7वां क्वेश्चन है, एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को किसमें रोकता है? बताइए। तो इसका आंसर वो ऑप्शन दिए हैं, प्रभाविता, पॉलीमेरिज्म, एपिस्टेसिस और अप्रभाविता। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा बताइए? 17 का आंसर, 17 का सही आंसर होगा सी, एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस में क्या होता है कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को किस में रोकता है? एपिस्टेसिस में रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, यदि एक सामान्य स्त्री किसी एल्बिनो व्यक्ति से विवाह करती है और उसकी संतानें आधी एल्बिनो और आधी सामान्य होती हैं तो स्त्री है। स्त्री कैसी है बताइए? आधी एल्बिनो हो जाती हैं, आधी सामान्य हो जाती हैं। तो ये
कैसी होगी स्त्री, बताइए। 18वें का आंसर क्या दिया है, क्या हो सकता है? सामान्य विषम युग्मजी होगी। तो आज कैसी होगी ये? सामान्य होगी लेकिन विषम युग्मजी। विषम युग्मजी होने पर सामान्य ही होती है, सामान्य क्योंकि ये करियर का काम करती है, इसलिए सामान्य और विषम युग्मजी होगी। उद्यान मटर में निम्न में से कौन सा अप्रभावी लक्षण है? झुर्रीदार बीज, रंगी बीज, लंबा तना, रंगीन बीज कवच और बीज गोल बीज। तो इनमें से कौन सा है जो उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण को शो करता है? लंबा तना। लंबा तना अप्रभावी लक्षण गलत है। इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? झुर्रीदार बीज। कौन सा होगा इसका? झुर्रीदार बीज। दिए गए पेडिग्री चार्ट का अध्ययन कीजिए, ये क्या प्रदर्शित करता है? देखो ये मेल है, ये फीमेल है, और इसमें जो बच्चे हुए हैं वो कैसे, मेल ऐसा हुआ है, मेल में रोग है, और ये फीमेल है इसकी, और ये फीमेल में रोग है, और ये नॉर्मल मेल है। तो नॉर्मल मेल और नॉर्मल दोनों हैं, और एक नॉर्मल है, एक रोगग्रस्त है, एक नॉर्मल है, एक रोगग्रस्त है, ये नॉर्मल है। फिर जब नॉर्मल के साथ जब नॉर्मल की क्रिया संग कराया गया तो पुरुष तो मेल तो नॉर्मल वो रोगग्रस्त निकला, और फीमेल सारी नॉर्मल निकल रही हैं। तो ये इससे मतलब क्या अध्ययन से क्या पता चल रहा है? अब देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि उपरोक्त चार्ट गलत है क्योंकि ये संभव नहीं है। अप्रभावी लिंग संलग्न रोग हीमोफीलिया की वंशागति, लिंग संलग्न जन्मजात उपापचयी दोष फेनिलकेटोनुरिया की वंशागति। और एक रह गया इसमें, पहला क्या दिया हुआ वो उसमें आया नहीं, चलो छप के नहीं आया, कोई बात नहीं आया। अब आंसर इसमें बताइए क्या इस फेनिलकेटोनुरिया ऑटोसोमल अप्रभावी लक्षण की वंशागति, जो इसमें नहीं छपा बस वही है फेनिलकेटोनुरिया। इसका सही आंसर हम बता दे रहे हैं, फेनिलकेटोनुरिया तो ऑटोसोमल अप्रभावी लक्षण की वंशागति। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 में, मेंडल सहलग्नता को किस कारण नहीं देख पाया? तो मेंडल ने सहलग्नता को किस कारण नहीं देख पाए, ये बात आपको बतानी है 21 में। विनिमय के कारण वो नहीं देख पाए। 22 का सहलग्नता की तीव्रता समानुपाती होती है दूरी के, क्रोमोमियर्स की दूरी के, जीन्स की दूरी के, टेलोमियर्स की दूरी, टीलोमियर्स की दूरी के, अर्ध गुणसूत्र की दूरी के। किसके? सहलग्न की तीव्रता समानुपाती होती है दूरी के, किसके दूरी के समानुपाती होती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, जीन्स की दूरी के समानुपाती होती है। अगला आएगा द्विसंकर संकरण परीक्षण क्रॉस का अनुपात होता है। परीक्षण क्रॉस का अनुपात, टेक्स्ट क्रॉस का अनुपात क्या होता है? 1:1:1:1। ठीक है। और आखिरी है एक संकरण जिसमें एक विपरीत लक्षण भाग लेता है। एक संकरण जिसमें एक विपरीत लक्षण भाग लेता है क्या कहलाता है? सी, एक संकरण कहलाता है भाई। अगला, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी वाहक, हीमोफिक वाहक, पहला आंसर सही इसका। 26 पूरक जीन क्रिया में 9:3:3:1 अनुपात रूपांतरित हो जाता है, बताइए किसमें अनुपातित हो जाता है? पूरक जीन क्रिया में
5:1 में, 9:7 में, 13:1 में, 12:3:1 में, तो ये किस में अनुपात में वो हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है? 9:7 में। मटर में किस एंजाइम के कारण झुर्रीदार बीज में स्टार्च निर्माण नहीं हो पाता है, बताइए? ब्रांचिंग एंजाइम की वजह से झुर्रीदार बीज में स्टार्च नहीं बन पाता है। 28 डीएनए रज्जु में न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन के कारण बहुगुणिता, विकलन और लैंगिक जनन, इसमें से कोई आंसर, कौन सा आंसर सही है, बताइए? उत्परिवर्तन इसका सही आंसर है। अगला है 29 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा किस गुणसूत्र में 1 से अधिक और 5 से कम होता है? निम्न में से कौन सा किसी गुणसूत्र में 1 से अधिक और 5 से कम होता है? क्रोमोमियर, क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, टीलोमियर। 29 का बताइए। डी, टीलोमियर जो होता है वो 1 से अधिक और 5 से कम होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि एक द्विगुणित कोशिका को कॉल्चिसीन से उपचारित किया जाता है तो ये हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, बताइए? डी, चतुर्गुणित हो जाएगी। क्रिसमस रोग अन्य, इसका दूसरा नाम क्या है? स्लीपिंग सिकनेस का, डाउन सिंड्रोम का, हीमोफीलिया बी का, हेपेटाइटिस का। क्रिसमस डिसीज, सी, इसका आंसर क्या है? हीमोफीलिया बी का। 32 जनकों का पर संक्रमण की प्रमुखता है। डिक्नोटिज्म, लिथलिटी, हेटेरोसिस, ड्वार्फिज्म। हेटेरोसिस। 33 का देखिए, एक स्वनिषेचित त्रिसंकर पौधा उत्पन्न करेगा। 4 भिन्न युग्मक और 16 भिन्न युग्मनज, 8 भिन्न युग्मक व 16 भिन्न युग्मनज, 8 भिन्न युग्मक या 32 भिन्न युग्मनज, 8 भिन्न युग्मक और 64 भिन्न युग्मनज। तो क्या करेगा? स्वनिषेचित त्रिसंकर पौधा उत्पन्न क्या करेगा? डी, 8 भिन्न युग्मक और 64 भिन्न युग्मनज। मनुष्य में अप्रभावी जीन जब एक्स गुणसूत्र पर स्थित हो तो सदैव सब लीथल होगा, नर को प्रदर्शित करेगा, मादा को प्रदर्शित करेगा, घातक होगा। बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा? मनुष्य में अप्रभावी जीन जब एक्स गुणसूत्र पर स्थित हो अप्रभावी जीन जब एक्स गुणसूत्र पर स्थित हो तो सदैव मादा को प्रदर्शित करेगा। मादा को ही तो प्रदर्शित करेगा, एक्स है तो मादा को ही तो करेगा। गायनेकोमेस्टिया लक्षण है। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का। गायनेकोमेस्टिया किस में होता है? हिजड़ा। गायनेकोमेस्टिया रोग किसमें होता है? जिसमें एक्स वाई हो जाता है, और ये किसका है? क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का है लक्षण। लिंग निर्धारण की बैलेंस थ्योरी किसने दी थी, बताइए? कैल्विन बी ब्रिजेस ने। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। की बैलेंस थ्योरी किसने दी थी? कैल्विन बी ब्रिजेस। आता क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। अच्छा, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है।
भाई एक बढ़ जाता है तो एक ज़्यादा ही होगी ना, 47 की 47 हो जाएगी 46 की जगह। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में सॉरी डाउन सिंड्रोम में 37 का, हाँ सही है। 38 का देखिए, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र घटक होते हैं, पहला आंसर सही है इसका। 39 का देखिए, डीएनए पर यूवी किरणों की प्रक्रिया होता है कारण थाइमिडीन में प्रेरक होगा, यूवी लाइट पड़ेगी तो क्षार युग्म का विलोपन हो जाएगा, क्षारक युग्म का निवेशन हो जाएगा, क्षारक युग्म का मिथाइलेशन हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा 39 का? थाइमिडीन में प्रेरण हो जाता, थाइमिडीन में प्रेरण हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आज के हमने सभी क्वेश्चंस कर लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अगर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब करें और सामने दिए हुए घंटी को ज़रूर दबा दें, घंटी का आइकन को जो प्रेस कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें और अपने साथी के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि उन्हें भी हमारी वीडियो का लाभ हो सके। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दिया करें, घंटी जरूर दबा दिया करें, जिससे कि घंटी दबाने से क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा, और अगर आप नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। बाकी जो है आप लाइक करें जिससे हमें मोटिवेट मिले, हम और ज़्यादा को वीडियो बनाएं। इस तरह की शेयर कर दें अपने साथियों के साथ उनको, जिससे कि आपके साथियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके हमारी वीडियो का, और वो भी हमसे जुड़ सकें। धन्यवाद।